गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। डोर बंद कर। कल मैंने आप लोगों को ये सम दिया था सॉल्व करने के लिए। डिस्कस कर लेते पहले ये सम। पहले तो ये सम में बेसिक सैलरी आपका कितना आ रहा है 20,000 इंटू 10। कितना हो गया बेसिक सैलरी 2 lakhs। तो आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा 2 लाख रुपीस ये सम के अंदर। और डियरनेस अलाउंस कितना आ रहा है आपका 1 लाख, दैट इज 50% ऑफ बेसिक सैलरी। सो 1 लाख डियरनेस अलाउंस। अच्छा, मैंने क्या बोला था, अपन क्या अज्यूम करेंगे? तो पहली चीज वो ध्यान में रखना कि नॉट इन टर्म्स में यू विल राइट अ नोट लिखना पड़ेगा सोल्यूशन के बाद कि आप अज्यूम कर रहे हो कि डियरनेस अलाउंस जो है वो नॉट इन टर्म्स है, वो भूलना नहीं। चलो, उसके बाद यहीं पे एक चीज दी गई है पेंशन। ये कौन सी पेंशन है? ये वाली पेंशन अनकम्यूटेड। कैसे पता चला अनकम्यूटेड है? पर मंथ। तो 5,000 इंटू 2, क्योंकि जैसे ही आपकी सैलरी बंद हुई यानी से उसके बाद ही पेंशन मिलना स्टार्ट होगी। चलो, अब लाइन वाइज जाते हैं। ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी कहां लिखोगे पहले तो आप, और लेस क्या करोगे? एग्जम्पशन। अब एग्जम्पशन के लिए कितनी लिमिट्स हो जाएगी? ही इज कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। तो नंबर ऑफ लिमिट्स कितनी है? सो ये पोगा एम्प्लॉई है। अच्छा, अब तुम बनाओगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहला लिमिट क्या लिखोगे? 15 डिवाइड बाय इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस। सेकेंड लिमिट क्या लिखोगे? एंड थर्ड लिमिट मैक्सिमम कितना? 20 lakhs। तो अपने को थर्ड लिमिट तो पता ही है 20 lakhs। सेकेंड लिमिट हो जाएगी 6 लाख। अब लिमिट नंबर 1 बची। तो लिमिट नंबर 1 15 डिवाइड बाय इंटू 30,000। कैसे आया 30? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस बोथ, दैट इज इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म, एंड मल्टीप्लाई बाय 30 years। 30 है ना बराबर? कितना आ रहा है? 5,231 बराबर ना? इतना अमाउंट क्या हो जाएगा? बाकी का क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। चलो, उसके बाद हम आते हैं लीव एनकैशमेंट पे। लीव एनकैशमेंट में आप लाइन बराबर से पढ़ो क्या लिखा है। आपको लीव एनकैशमेंट कितना मिला? एम्प्लॉयर ने कितना पैसा दिया आपको? फॉर 330 days लीव बैलेंस इन हिज अकाउंट। मतलब ये क्या है? ये आपकी बैलेंस लीव है, बट ये बैलेंस लीव है एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी। एम्प्लॉयर ने उतना पैसा दिया ना आपको, 330 days के लिए आपको इतना पैसा दिया। अब आगे वाली लाइन पढ़ो। He was credited with 30 days leave for each year of service completed। तो इसका मतलब तुम्हें समझ में क्या आना चाहिए कि जो अपना बैलेंस लीव होगा एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी, कहने से वही अपना हो जाएगा बैलेंस लीव एज पर। इसमें आपको लीव अवेल्ड नहीं दिया है, आपको डायरेक्टली लीव एंटाइटलमेंट माइनस लीव अवेल्ड करके बैलेंस लीव ही दे दी है आपको। तो जो आपको बैलेंस लीव दी है वो है एज पर एम्प्लॉयर्स पॉलिसी, कहने से यही आपकी बैलेंस लीव हो जाएगी एज पर। क्यों सेम हो जाएगी? क्योंकि एम्प्लॉयर भी 30 दिन ही छुट्टी दे रहा है। अब अपने पास इधर लीव एनकैशमेंट में याद करोगे तो लिमिट्स कितनी थी? पहला लिमिट क्या था? बैलेंस लीव एज पर मल्टीप्लाई बाय, बस वेट। अब एवरेज सैलरी ऑफ 10 months लेना है। अब सैलरी में क्या क्या लेना है? बेसिक सैलरी, कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बोलो हाँ या ना? 3 चीजें लेनी है, बट अपन ने डीए को क्या अज्यूम किया है? तो आपकी सैलरी में सिर्फ एक ही चीज आएगी, बेसिक सैलरी। और अपने को 10 महीने का एवरेज निकालना है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लास्ट 10 साल में सैलरी चेंज, तो अपना 20,000 ही कहने से एवरेज बन जाएगा। अब अपना बचा बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, वो आंसर अपने को डेज में चाहिए कि मंथ्स में चाहिए?
अपने पास क्या है, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 11 महीना इज योर बैलेंस लीव एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इजी है। सेकेंड लिमिट याद करोगे तो 10 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, थर्ड एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंड लास्ट कौन सा लोअर आ रहा है, 2 लाख लोअर आएगा तो 2 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रही है चीजें। कंपनी ने उसको क्या प्रोवाइड किया, कार दिया, कार क्या कर दिया, बेच दिया है कंपनी ने उसको। कितने में बेचा, 2 लाख में। अब इस दिन पे कार खरीदी थी और जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन उसको कार दी गई। रिटायर कब हुआ, सो 22 से लेके 23 क्या नहीं से 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, 23 से लेके 2 साल कंप्लीट होंगे और 24 से लेके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 3 साल आप क्या चार्ज करोगे, डेप्रीसिएशन, और उसमें से माइनस कर देना 2 लाख। कितना बच रहा है, 56,000। नेक्स्ट क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑफ 3 लाख एज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर 2/3 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड। मतलब उसने क्या किया है, पेंशन को कम्यूट भी करवा लिया है। मतलब कम्यूट मतलब लमसम रिसीव कर लिए। अब लमसम कितनी मिली है उसको, 3 लाख कितना है, 2/3। अब पहले तो इसको कितना एग्जम्प्ट होगा, 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू के हाफ। क्यों, तो 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू, वेदर दिस 3 लाख इज टोटल कम्यूटेड वैल्यू, 2/3 इज 3 लाख, तो 1 इज हाउ मच, 4,50,000, और 4,50,000 का 1/3 दैट इज 1,50,000 एग्जम्प्ट हो जाएगा। सुन रहे सब लोग। कंपनी प्रेजेंटेड इम अ गिफ्ट वाउचर, गिफ्ट दिया है कैश में के काइंड में, वाउचर है, वाउचर पैसा थोड़ी दिया है, गिफ्ट इन काइंड में होगा तो पता है मैंने आपको 2 व्यूज बताए थे। 5,000 के ऊपर गए तो एक व्यू के हिसाब से एक्सेस टैक्सेबल, दूसरे व्यू के हिसाब से। अब मैंने आपको क्या बोला था, इंस्टीट्यूट क्या फॉलो करता है, तो आप 6,000 को टैक्स कर दो या फिर आप 1,000 को भी टैक्स करोगे तो भी चलेगा। तो ये देखो, ये आपका पहले तो बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, ये अमाउंट या तो 6,000 आएगा किसी किसी का या फिर 1,000 आएगा, तो वो वेरी हो सकता है। 56,000 कार, ग्रेचुइटी का इतना टैक्सेबल, लीव एनकैशमेंट, अनकम्यूटेड पेंशन एंड कम्यूटेड पेंशन, ये ग्रॉस सैलरी और स्टैंडर्ड डिडक्शन। हाँ हाँ, तो वही तो किया ना, 20% के हिसाब से ही तो 3 साल डेप्रीशिएट किया है। ये डेप्रीसिएशन को तो वैसे भी इग्नोर ही करना है अपने को। ये बोलो समझा, जरा लास्ट बेंच डोर ओपन कर देना। चलो अब यहां पे ध्यान दो। कल हम लोगों ने परक्विजिट स्टार्ट किए थे, बुक बंद रखना सब लोग। ये सम समझा सब लोगों को? कल हम लोगों ने परक्विजिट स्टार्ट किए थे। परक्विजिट्स के अंदर पहला ही परक्विजिट हमने डिस्कस किया था, वो था ईसॉप। कैसे टैक्स करना है ईसॉप को, मार्केट वैल्यू ले लो और उसमें से लेस करो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, बराबर। फिर हमने पढ़ा था टी, कॉफी एंड स्नैक्स क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। लंच के केस में एग्जेम्प्ट कितना है, 50 रुपीज पर मील पर डे। अच्छा, ये जो 50 रुपए का आपको एग्जम्पशन मिलेगा उसमें वर्किंग डेज कितना लेना है, 300 डेज। ये एग्जम्पशन दोनों स्कीम में मिलेगा, ऑप्शनल और डिफॉल्ट, सिर्फ ऑप्शनल में मिलेगा। फिर उसके बाद गिफ्ट, मॉनिटरी गिफ्ट मिला तो
फुल्ली टैक्सेबल। नॉन मॉनिटरी गिफ्ट मिला तो दो व्यूज थे जो अभी अपन ने डिस्कस किए। यूज ऑफ मूवेबल असेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन एंड टेलीफोन। ये अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को यूज करने दिया क्या करेंगे? फुल्ली एग्जेम्प्ट। मोटर कार के लिए तो अलग से चार्ट है। एंड एनी अदर असेट इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, एंड उसमें से हम लेस क्या करेंगे? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। सेल ऑफ मूवेबल असेट, सेल में आप लोग पहले स्टार्ट करोगे विद एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट, उसमें से लेस क्या करोगे? डेप्रीसिएशन फॉर कंप्लीटेड ईयर। सो अगर समझो एम्प्लॉयर ने असेट 3 साल 9 महीने पहले खरीदा है तो आप डेप्रीसिएशन कितने टाइम का चार्ज करोगे? 3 साल का। फिर उसके बाद लेस करोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। अब असेट में अगर लैपटॉप, कंप्यूटर या रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो रेट क्या था? और मेथड, मोटर कार में रेट, मेथड एनी अदर असेट रेट, मेथड एसएलएम। उसके बाद हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड किया था एक, याद करो। तो जो भी एम्प्लॉयर ने खर्चा किया उसमें से जो भी ऑफिस के लिए खर्चा होगा वो माइनस करेंगे एंड अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वॉचमैन, सर्वेंट और वो सब देखा था। तो उसमें भी सिंपल था, एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। फिर हम लोगों ने अकोमोडेशन वाला पॉइंट डिस्कस किया था कि इफ अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो फर्स्ट you will check whether accommodation is furnished or unfurnished. If suppose it is unfurnished accommodation, then you will calculate only value of accommodation. But if it is furnished, then you will add furnishing charge. Furnishing charges में दो parts थे. If furniture is owned by employer, 10% per annum of original cost. Hired by employer then? और उसमें से less कर दोगे any amount recovered from employee. Now value of accommodation दो पार्ट में डिवाइड हो रहा था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जम्प्ट है, उन लोगों को टैक्सेबल है। कितने अमाउंट पे टैक्स लगे वो कौन डिटरमाइन करें? एंड अदर एम्प्लॉइज, उसमें दो पार्ट्स थे, ओन्ड एंड हायर्ड। ओन्ड में आप क्या चेक करोगे? पॉपुलेशन। जिस सिटी में अकोमोडेशन दिया है वहां पे पॉपुलेशन कितना है। अगर 40 लाख से ज्यादा है तो, अगर 15 लाख से ज्यादा है और लेस देन और इक्वल टू 15, पॉपुलेशन एज पर 2000 एंड हायर्ड होगा तो हायर चार्जेस पेड बाय, और फिर उसके बाद सैलरी का मतलब याद करो तो ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स विच आर टैक्सेबल एंड क्रेडिटेड टू योर नॉर्मल बैंक अकाउंट एक्सक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस नॉट इन टर्म, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी एंड टैक्सेबल परक्विजिट। अच्छा, मैंने क्या बोला था आपको? अगर अकोमोडेशन आया तो आप सबसे लास्ट में सॉल्व करना। याद है आप लोगों को? ग्रॉस सैलरी के ऊपर कहने से आपका अकोमोडेशन आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, मुझे बताओ ये इंक्लूड होगा सैलरी में कि नहीं होगा? बेसिक सैलरी, बीए टर्म्स, नॉट इन टर्म्स, बोनस, कमीशन टर्नओवर, कमीशन नेट प्रॉफिट, एडवांस अरियर्स, अच्छा अलाउंसेस, ओनली द टैक्सेबल पोर्शन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 12%, इंटरेस्ट मोर देन 9.5। नहीं, याद आया आपको? फिर होटल अकोमोडेशन। होटल में अगर आप लोगों को अकोमोडेशन दिया है तो आप पहले चेक करोगे कि क्यों दिया गया है। अगर कोई ऑफिस के काम के लिए दिया है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट। अगर आपका ट्रांसफर हुआ है और बोला है कि अभी आप होटल में रुको, तो फिर आपको 15 दिन का टाइम है, 15 दिन तक क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। बट अगर समझो होटल में स्टे आपका 15 दिन से ज्यादा हुआ तो फुल्ली टैक्सेबल, मींस टैक्सेबल फॉर ऑल डेज। याद आया ना सबको? सो इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल डेज। अच्छा, अब कितने पे टैक्स लगेगा? 24% ऑफ सैलरी। हाँ चालू है। 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर टू होटल विच एवर इज लोअर
एंड लेस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, एंड किसी अदर पर्पस के लिए होटल में स्टे दिया तो भी टैक्सेबिलिटी इज सेम। लास्ट में हमने एक डबल अकोमोडेशन डिस्कस किया था। डबल अकोमोडेशन कब दिया गया है? अगर आपका एक जगह से दूसरे जगह, तो उसमें आपके पास कितने दिन का टाइम है? 90 डेज तक हम आपको टैक्स किसी भी एक अकोमोडेशन पे लगाएंगे, और 90 डेज के बाद दोनों पे टैक्स लगेगा। चलो समझा? इतना समझा सबको? बढ़ सकते अपन आगे अभी? चलो, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि ये मोटर कार वाला परक्विजिट आप लोग लिख के आना। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूं। चलो थोड़ा सा ध्यान देना। एक तो अकोमोडेशन वाला जो परक्विजिट मैंने आपको कल करवाया था वो थोड़ा सा डिटेल में है, मतलब वो डिफिकल्ट नहीं है, बट यस काफी सारी चीजें याद रखनी है। सेम चीज मोटर कार में भी है, थोड़ा सा समझना पॉइंट। यहां पे भी कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं, अमाउंट्स के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे अपन ने वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पढ़ा था 100 रुपया, कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है। पहले लिमिट सेट कर गई थी, आज तक कभी चेंज नहीं हुई है। हाँ, आप सिर्फ रीजन समझना ऐसा प्रोविजन बनाया क्यों गया है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन मोटर कार परक्विजिट से। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए, बुक बंदी रखना, सिर्फ ध्यान यहां पे। देखो मैं कौन है? एम्प्लॉयर। आप कौन है? एम्प्लॉई। पहले तो है ना मोटर कार के रिलेशन में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ना, वो सोचते हैं पहले। तो अगर समझो मैं आपको मोटर कार प्रोवाइड करूं, कैन आई से दैट इज बेनिफिट फॉर यू? क्यों? बिकॉज यू आर यूजिंग असेट विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, अगर आपकी खुद की मोटर कार हो तो आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है मोटर कार के रिलेशन में। हाँ, मैं अगर मोटर कार दूं तो वो आपके लिए बेनिफिट हुआ, बिकॉज यू आर यूजिंग अ असेट विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। दिस इज बेनिफिट नंबर 1। अब अगर मोटर कार मैंने दी, आप गाड़ी यूज कर रहे हो, तो कहने से यूज करोगे तो उसके ऊपर खर्चा भी होगा। आज मोटर कार में तुम पेट्रोल भरवाओगे, हर 4-5 महीने में कहने से उसका सर्विसिंग करवाओगे, तो उन सब एक्सपेंसेस को हम बोलेंगे रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? अगर मैं आपके रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पे कर दूं, कहने से वो भी आपके लिए बेनिफिट हुआ। बेनिफिट नंबर 2। पहला बेनिफिट, अगर मैं गाड़ी दूं तो वो आपके लिए बेनिफिट। नंबर 2, अगर मैं आरएनएम एक्सपेंस पे करूं तो वो आपके लिए बेनिफिट। अब समझो कि अगर ड्राइवर को अपॉइंट किया अपन ने, और जो ड्राइवर की वो भी मैं पे करूं, कहने से तो वो आपके लिए वापस से बेनिफिट हुआ। अगर समझो ये 3 चीजों में से कोई भी चीज आपके साइड से हो रही है, समझो मोटर कार आपकी है, तो कहने से आपको मोटर कार का कोई बेनिफिट नहीं मिला। हां, बट अगर मैं आरएनएम एक्सपेंस मैं पे कर रहा हूं और ड्राइवर का सैलरी मैं पे कर रहा हूं, कहने से तो वो 2 चीजें आपके लिए बेनिफिट हुई। आपको पहले ना दिमाग में या क्वेश्चन में ये देखना है कि आपको एम्प्लॉयर से क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। ये लोग यहां पे ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर देंगे आपको, बोलेंगे मोटर कार एम्प्लॉय की है, आरएनएम एक्सपेंस एम्प्लॉयर कर रहा है, एंड देयर इज नो ड्राइवर, एम्प्लॉय खुद ही गाड़ी चला रहा है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें बेनिफिट जो मिला वो सिर्फ एक ही मिला है। क्या? आरएनएम एक्सपेंसेस। कभी कभी आपको ऐसा बोलेंगे कि मोटर कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड आरएनएम एक्सपेंसेस आर ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर, एंड कार इज अ सेल्फ ड्रिवन कार, मतलब देयर इज नो ड्राइवर। तो अब आपके लिए बेनिफिट कितने हो गए? 2। आप देखो एम्प्लॉयर से आपको क्या क्या मिल रहा है, पहले दिमाग में वो डाल दो। हां, अभी आपको बोला गया कि कार इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, आरएनएम एक्सपेंसेस आर ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर, एंड ड्राइवर सैलरी इज ऑल्सो पेड बाय एम्प्लॉयर। नाउ हाउ मेनी बेनिफिट यू आर गेटिंग? 3। पहले तो एम्प्लॉयर गाड़ी देना चाहिए तो वो आपके लिए बेनिफिट, आरएनएम एक्सपेंस एम्प्लॉयर करना चाहिए तो वो आपके लिए बेनिफिट, एंड ड्राइवर अगर है तो उसकी सैलरी भी वो पे करना चाहिए तो आपके लिए बेनिफिट। अगर ये तीनों चीजों में से कोई चीज आपकी है, मतलब जैसे कार आपकी है, आरएनएम एक्सपेंस आप कर रहे हो, तो वो चीज पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। आप खर्चा कर रहे हो और आपको थोड़ी टैक्स लगाएंगे। अगर ये सारी चीजें कहां से आ रही है? एम्प्लॉयर से आ रही है, तो आपको क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। अब तुम समझो
ड्राइवर है ना, ड्राइवर हो भी सकता है, तो ड्राइवर की सैलरी ऐसा नहीं है कि होगी ही हमेशा। वो तो अगर ड्राइवर को अपॉइंट किया तो ड्राइवर सैलरी आएगा, नहीं तो ड्राइवर सैलरी आएगा। बट आरएनएम एक्सपेंस जो है वो तो आएगा आएगा और आएगा ही, क्योंकि भाई पेट्रोल तो डालोगे गाड़ी में, डीजल तो डालोगे ही गाड़ी में, तो आरएनएम एक्सपेंस तो कंपलसरी होने वाला ही। भेजे में इतना गया, ड्राइवर का सैलरी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो टोटल है ना, टोटल आपको 3 बेनिफिट्स मिल सकते हैं। बेनिफिट नंबर 1, अगर एम्प्लॉयर ने आपको कार प्रोवाइड की तो। बेनिफिट नंबर 2, अगर ये आरएनएम एक्सपेंस एम्प्लॉयर ने किया तो। एंड बेनिफिट नंबर 3, ड्राइवर सैलरी भी अगर एम्प्लॉयर ने पे की है तो। बराबर, इतना समझा? पहले आप है ना, देखो क्वेश्चन में ये देखना क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है तुम्हें, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में मैं बोल दूं कि गाड़ी तुम्हारी है, अरे तो गाड़ी तुम्हारी है तो थोड़ी बेनिफिट है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे लिए बेनिफिट क्या होगा? इफ आरएनएम एक्सपेंसेस आर पेड बाय और ड्राइवर सैलरी इज पेड बाय एम्प्लॉयर, देन देयर इज बेनिफिट। बराबर? अब सुनो, अब आपको यह देखना पड़ेगा कि कार जो है, कार किस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो, किस कार जो है वो यूज हो रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। कार कौन से पर्पस के लिए यूज हो रही है ना, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर कार यूज हो रही है फुल्ली ऑफिशियल पर्पस के लिए तो प्रोविजन अलग है। इफ इट इज यूज्ड फुल्ली फॉर प्राइवेट और पर्सनल पर्पस तो प्रोविजन अलग है। एंड इफ कार इज यूज्ड पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर, तो प्रोविजन अलग है। प्रैक्टिकली, इफ आई से प्रैक्टिकली कैन आई से 99.99% कार विल फॉल इन थर्ड कैटेगरी ओनली। थियरी में कुछ भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो कार पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल में ही फॉल होगी। आज तुम एम्प्लॉई हो, तुम्हें एम्प्लॉयर ने गाड़ी दी, अब तुम्हें समझ में आ रहा है घर से ऑफिस आओगे, ऑफिस से घर जाओगे, तो वो तो आपका पर्सनल एक्सपेंस होना चाहिए, वो थोड़ी ऑफिस का खर्चा है। हाँ, बट ऑफिस पहुंचने के बाद कुछ ऑफिस के काम से कहीं गए तो दैट इज ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज की। सो कार 99.99% यूज होगी फॉर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल। चलो अब एक एक सिचुएशन अपन समझना स्टार्ट करते हैं। प्रोविजन बहुत इजी है, प्रोविजन बहुत इजी है, सिर्फ समझो। मैं कौन है? एम्प्लॉयर। आप कौन है? समझो मैंने आपको गाड़ी दी, मैंने आरएनएम एक्सपेंस किया और मैंने ड्राइवर भी दिया, लेकिन आप वो गाड़ी यूज कर रहे हो फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस। नो, इफ कार इज यूज्ड फुल्ली फॉर वेदर यू आर गेटिंग एनी पर्सनल बेनिफिट फ्रॉम कार? नो, एंड देयरफॉर योर परक्विजिट वैल्यू इज निल। आपको कोई अमाउंट पे टैक्स नहीं। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, हेडिंग देखो क्या लिखा है, मोटर कार यूज्ड फुल्ली फॉर ऑफिशियल पर्पस। बोलो क्लियर सब लोगों को? चलो इधर आ जाओ वापस से। अब सेकेंड सिचुएशन, मोटर कार इज यूज्ड फुल्ली फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब मोटर कार एम्प्लॉय यूज कर रहा है सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं आपको मोटर कार प्रोवाइड करूं, क्या वो आपके लिए बेनिफिट हुआ? चलो, तो पहले तो आपको टैक्स किस पे लगना चाहिए? मोटर कार मिली उस पे। अगर मैं आरएनएम एक्सपेंस पे करूं तो आपके लिए बेनिफिट हुआ, उस पे टैक्स लगना चाहिए। और तीसरा, अगर मैं ड्राइवर की सैलरी पे करूं तो उस पे भी टैक्स आपको लगना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। समझो तीनों की तीनों चीजें मैंने आपको दी है। मैंने मोटर कार भी दी, मैंने आरएनएम एक्सपेंस भी किया और मैंने ड्राइवर सैलरी भी पे की। मैंने सब कुछ मैंने ही किया है। तो अब पहली चीज, पहला बेनिफिट क्या आपके लिए? पहला बेनिफिट, कार आप यूज कर रहे हो तो देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, यूज ऑफ कार के लिए आप या तो 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट या फिर हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, दोनों में से जो भी होगा वो लिख लेना। ये किसके लिए टैक्स लगा आपको? कार यूज करने के लिए। और इसमें क्या कर दो, आरएनएम एक्सपेंस
ऐड कर दो, इसमें ड्राइवर्स सैलरी ऐड कर दो, बट ये दोनों ऐड कब करोगे? इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, एंड इसमें से लेस कर दो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। क्या मिल गया आपको? परक्विजिट वैल्यू। अब थोड़ा सा सोचो, ये कार यूज हो रही है फुल्ली फॉर पर्सनल पर्पस। अब मैं आपको ऐसे बोल दूं, मैंने आपको गाड़ी दी, मैंने आरएनएम एक्सपेंस किया, ड्राइवर नहीं है, तो आप क्या करोगे? कैन आई से फर्स्ट और सेकंड, ये दो चीजें लोगे, थर्ड आएगा ही नहीं। अगर समझो मैं आपको बोल दूं गाड़ी मैंने दी है, आरएनएम एक्सपेंस आप खुद कर रहे हो, सिर्फ फर्स्ट ही आएगा। अच्छा, अभी मैं बोलूं क्या है, गाड़ी मैंने दी, ड्राइवर मैंने किया, आरएनएम एक्सपेंस आप कर रहे हो, फर्स्ट एंड थर्ड आएगा। सोचो एम्प्लॉयर से क्या मिल रहा है, थोड़ा दिमाग चलाओगे तो बहुत इजी होगा अपने लिए। अच्छा, ड्राइवर गाड़ी मैंने दी, आरएनएम एक्सपेंस मैंने किया, ड्राइवर भी मैंने दिया, क्या नहीं सब तीनों आ जाएगा। गाड़ी के लिए कितने पे टैक्स लग रहा है? या तो 10% या फिर हायर चार्जेस, या तो 10% या फिर हायर चार्जेस। भेजे में इतना गया तुम्हारे। कार इज यूज्ड, पढ़ो ये क्या लिखा है? पहला 10% पर एनम ऑफ इफ कार इज, और हायर चार्जेस पेड बाय इफ मोटर कार इज हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। एड क्या लिखा है? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ब्रैकेट में क्या लिखा है? ड्राइवर्स सैलरी इफ पेड बाय लेस अमाउंट पेड बाय बैलेंस इज योर परक्विजिट वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग चलाओ। दिस इज बेनिफिट नंबर 1, बेनिफिट नंबर 2 एंड बेनिफिट नंबर 3। अभी मैं बोलूं कि ड्राइवर सैलरी एम्प्लॉई ने भर दी, तो हटा देना थर्ड बेनिफिट, वो हुआ ही नहीं अपने लिए बेनिफिट। आरएनएम एक्सपेंस एम्प्लॉई ने भर दिया, तो वो भी हटा दो, वो बेनिफिट ही नहीं है। आप बेनिफिट कब है आपके लिए? जब एम्प्लॉयर से आएगा तब। बोलो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछो। हाँ, सब आरएनएम में, आरएनएम में सब आ गया, वो रनिंग मेंटेनेंस सब 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 खर्चा उसमें डाल दो। ये बराबर। अब क्या आ रहा है? पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल। बस समझने जैसा पॉइंट यही है अभी, पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली। चलो मुझे बताओ, आरएनएम एक्सपेंस और ड्राइवर्स सैलरी में से कंपलसरी एक्सपेंस कौन सा होगा? ड्राइवर्स सैलरी हो भी सकता है और वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, कार किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? पर्पस बताओ। पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल। अब इसमें ध्यान से सुनना सब लोग, इसमें ध्यान से सुनना, प्रोविजन क्या है? आप चेक करो कि कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉई और कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। चलो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर को छोड़ दो, पहले ओन्ड बाय एम्प्लॉई। गाड़ी किसकी है? गाड़ी। तो तुम्हें यह समझ में आना चाहिए, एक बेनिफिट तो तुम्हारे लिए नहीं है। क्या? यूज ऑफ कार। यूज ऑफ कार है ही नहीं तुम्हारे लिए बेनिफिट, क्योंकि गाड़ी एम्प्लॉई की खुद की है। तो इसमें आपके लिए बेनिफिट क्या होगा? आरएनएम एक्सपेंस अगर, और अगर, तो अब R&M एक्सपेंस एंड ड्राइवर्स सैलरी, ये दोनों एम्प्लॉयर ने भरा, तो क्या नहीं से आपके लिए बेनिफिट। लेकिन एक मिनट, समझो आरएनएम एक्सपेंस 3 लाख हुआ है और ड्राइवर्स सैलरी 2 लाख, टोटल कितना हुआ है? अब मैं क्या बोल रहा है, गाड़ी अगर फुल्ली ऑफिशियल होती, फुल्ली ऑफिशियल, क्या नहीं से इस पे टैक्स नहीं लगता। अगर फुल्ली पर्सनल होती, क्या नहीं से 5 लाख पूरा टैक्स हो जाता। बट थोड़ा दिमाग चलाओ, अभी है क्या? पार्टली ऑफिशियल एंड, तो क्या आपको 5 लाख पे टैक्स आना चाहिए? क्या आपको टैक्स आना ही नहीं चाहिए? कहने से इसके बीच में कहीं टैक्स आना चाहिए, क्योंकि ये 5 लाख का खर्चा ऑफिस के लिए भी हुआ है एंड, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये अमाउंट को हमें 2 पार्ट में, पर्सनल एंड ऑफिशियल, दोनों पार्ट में, और ऑफिशियल को हम क्या करेंगे? इग्नोर,
और पर्सनल को हम क्या करेंगे, टैक्स। अरे समझ रहे सब लोग? अब क्वेश्चन आ रहा है कि हम कैसे निकाले कि पर्सनल कितना है। अपना टारगेट क्या है यहां पे, पर्सनल कैलकुलेट करना। तो पर्सनल कैसे निकाले, तो अब ध्यान से सुनो। यहां पे ना एक्ट में क्या किया गया है, आप लोगों को स्टैंडर्ड अमाउंट्स दे दिए फॉर ऑफिशियल पर्पस। किसके लिए स्टैंडर्ड अमाउंट? बोला इतना अमाउंट स्टैंडर्ड है फॉर ऑफिशियल पर्पस। इतना स्टैंडर्ड है, फिक्स। इतना स्टैंडर्ड अमाउंट है फॉर ऑफिशियल। अब तुम्हें टोटल पता है, तुम्हें ऑफिशियल पता है, मिलेगा पर्सनल। कैसे मिलेगा? फ्रॉम टोटल यू विल माइनस ऑफिशियल। अच्छा, ऑफिशियल अमाउंट दो चीजों के लिए देना पड़ेगा, एक आरएनएम एक्सपेंस के लिए ऑफिशियल अमाउंट और एक ड्राइवर सैलरी के लिए ऑफिशियल अमाउंट। अब ऑफिशियल अमाउंट कितने हैं, तो ये देखो, आपको ऑफिशियल अमाउंट में यहां पे लिखा रहा हूं अभी। पहले तो आरएनएम एक्सपेंस के लिए ऑफिशियल अमाउंट कितना, तो वो डिपेंड करेगा, कार जो है ना, कार वो बिग कार है कि स्मॉल कार है। अब बिग कार एंड स्मॉल कार हम किसको बोलेंगे? स्मॉल कार का मतलब ऐसी कार जिसका इंजन कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल टू 1600 क्यूबिक कैपेसिटी हम बोलते हैं, सीसी। क्या बोलते हैं हम उसको? क्यूबिक कैपेसिटी। अगर कार की क्यूबिक कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल टू, तो वो कार को हम क्या बोलेंगे? वो कार को हम क्या बोलेंगे? तो बिग कार कौन सी हो गई? मोर देन 1600 सीसी। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? इसको हम इंजन कैपेसिटी भी बोलते हैं। अब कभी कभी वो लोग कैसा देंगे कि इंजन कैपेसिटी इज 1.8 लीटर्स। नाउ 1.8 लीटर्स मींस 1800 सीसी। 1.5 लीटर्स 1500 सीसी। अच्छा, अब कार या तो स्मॉल होगी या तो बिग, दोनों में से एक ही पॉसिबल है। अगर कार स्मॉल कार है तो तुम समझो तुम्हारा ऑफिशियल एक्सपेंस होगा 1800 पर मंथ, एंड अगर कार तो इट इज 2400 पर मंथ। सो तुम्हें ऐसा समझ लेना है कि इतना तुम्हारा ऑफिस का खर्चा है। और ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर, उसके लिए ऑफिशियल अमाउंट क्या? तो 900 पर मंथ। अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। आज ऑन एन एवरेज तुम ड्राइवर की सैलरी देखोगे ना महीने की, तो वो होगी 25,000 जितनी। 25,000 सैलरी में से वो लोग बोल रहे हैं 900 रुपया हम समझ रहे हैं कि ऑफिस के लिए खर्चा हुआ रहेगा। इसका मतलब 24,100 इज एक्सपेंस फॉर पर्सनल पर्पस। कोई लॉजिक नहीं। मैंने पहले ही बोला था, अमाउंट के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब जो भी अमाउंट बचा दैट इज योर पर्सनल, क्योंकि टोटल में से तुमने ऑफिशियल माइनस किया, क्या मिला? पर्सनल। और इसमें से माइनस करो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई, यानी से बैलेंस इज योर परक्विजिट वैल्यू। शांति से ये वाला पार्ट देखो, क्या लिखा है, पढ़ो। मोटर कार एक्सपेंसेस बाय, क्या क्या एक्सपेंस हो सकते हैं? एंड ड्राइवर सैलरी, एक्सपेंस नंबर 1 एंड एक्सपेंस नंबर 2। लेस क्या करेंगे हम? ऑफिशियल अमाउंट। उसमें रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस के लिए ऑफिशियल अमाउंट क्या है? तो लेस देन और इक्वल टू 1600 सीसी, 1800 पर मंथ। मोर देन 1600 सीसी 2400 पर मंथ, एंड ड्राइवर सैलरी 900 पर मंथ। और फिर हम लेस कर देंगे क्या? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। क्या मिल जाएगा? परक्विजिट वैल्यू। बोलो, ये वाला पार्ट क्लियर है? कुछ भी डाउट ये वाले पार्ट में? बड़े अपन आगे। अब सुनो, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या है नेक्स्ट पार्ट? बोलो। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। क्या है? बोलो। ओन्ड बाय, मतलब अब गाड़ी किसकी है? तो एक बेनिफिट तो मिल ही गया, क्या?
यूज ऑफ कार। अच्छा, अब मुझे बताओ आरएनएम एक्सपेंस और ड्राइवर में क्या कंपलसरी होने वाला ही है? अब आपको यह देखना है कि आरएनएम एक्सपेंस किसने किया है। क्या आरएनएम एक्सपेंस एम्प्लॉ के, क्या आरएनएम एक्सपेंस एम्प्लॉ? 2 मिनट के लिए समझो ड्राइवर है ही नहीं, 2 मिनट के लिए समझो, मैं सिखाता है क्या होगा, बट 2 मिनट के लिए समझो ड्राइवर नहीं है। नाउ कार इज ओन्ड बाय, कार किसकी है? फर्स्ट केस में आरएनएम एक्सपेंस कौन कर रहा है? तो आपको बेनिफिट कितना मिला मुझसे? क्या बेनिफिट? यूज ऑफ कार। अच्छा, इधर इधर सबका ध्यान, कार मेरी, आरएनएम एक्सपेंस भी मैं कर रहा हूं, तो बेनिफिट कितना? क्या क्या? प्लस आरएनएम एक्सपेंस। अच्छा, अब मुझे बताओ कार किस पर्पस के लिए यूज हो रही है? अच्छा, फर्स्ट केस में नंबर, यहां पे नंबर ऑफ बेनिफिट कितने हैं? 1। यहां पे बेनिफिट कितने हैं? 2। अब मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट केस, सिर्फ फर्स्ट केस पे फोकस करो। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर रे, कार ओन्ड बाय, आरएनएम एक्सपेंस इनकर्ड बाय, आपने आरएनएम एक्सपेंस किया है, मैंने कार दी है, आपको बेनिफिट हुआ, कार मिला है। अब सोचो अगर मैं आपको गाड़ी दूं और आप फुल्ली पर्सनल ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करो, क्या नहीं से नील, फुल्ली पर्सनल पर्पस के लिए यूज करोगे तो 10%। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? अब हमें अमाउंट यहां पे 0 और 10% के बीच में कुछ रखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज कार इज यूज पार्टली फॉर एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस। ये बोलो हाँ या ना? एंड उधर भी, क्या नहीं से उधर भी आपको 2 बेनिफिट मिल रहे हैं, एक कार और एक आरएनएम एक्सपेंस। अभी समझो फुल्ली ऑफिशियल होता तो आपको टैक्स ही नहीं लगता, अगर फुल्ली पर्सनल होता तो कार के लिए 10% एंड आरएनएम एक्सपेंस पूरा ऐड हो जाता। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, पार्टली ऑफिशियल है पार्टली पर्सनल है, तो हमें अमाउंट्स इसके बीच में रखने पड़ेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पे गवर्नमेंट ने प्रोविजन बहुत ही सिंपल बना दिया है अपने लिए। क्या किया है उन्होंने? ध्यान से सुनना, ये दोनों जगह पे आरएनएम एक्सपेंस बाय एम्प्लॉई और आरएनएम एक्सपेंस बाय, ये दोनों जगह पे आरएनएम एक्सपेंस बाय एम्प्लॉई और आरएनएम एक्सपेंस बाय एम्प्लॉय, ये दोनों जगह पे आपको डायरेक्टली परक्विजिट वैल्यू ही दे दी है। क्या दे दी है? परक्विजिट वैल्यू मतलब क्या? इतने पे टैक्स लगेगा, खत्म। आपको दिमाग ही नहीं चलाना इधर। एक चीज गलती मत करना, तुमने आरएनएम एक्सपेंस कितना किया दैट इज नॉट रेलेवेंट। डायरेक्टली हमने क्या दे दिया आपको, मतलब इतने अमाउंट पे टैक्स लगेगा, मतलब आपको फाइनल, ये जो अपन लिखते हैं ना, ये पीवी वो ही दे दिया है। क्या दे दिया है बोलो? पीवी दे दिया है। थोड़ा सा दिमाग चलाओ ना, कहां पे पीवी ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? सेकंड केस में। क्यों? उधर 2 बेनिफिट है, इधर। अच्छा चलो, पहले केस में बेनिफिट क्या है? ध्यान से सुनो, एक ही बेनिफिट मिल रहा है। वापस से आप चेक करो कि कार स्मॉल है कि स्मॉल कार हम किसको बोलेंगे? लेस देन और इक्वल टू, एंड बिग कार डायरेक्टली 600 रुपया पर मंथ टैक्सेबल और 900 रुपया पर मंथ टैक्सेबल। खत्म। कितने पे टैक्स? 600 और 900। और इधर अगर कार स्मॉल है या इधर अगर कार बिग है तो 1800 एंड 2400 पर मंथ इज परक्विजिट वैल्यू। मतलब जो चीज इधर ऑफिशियल थी ना, ये 1800 2400, इधर उन्होंने बोल दिया दिस इज योर परक्विजिट वैल्यू। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उधर क्यों अमाउंट बढ़ा दिया उन्होंने, 1800 और 2400 क्यों कर दिया? अरे 2 बेनिफिट है ना, एक कार और दूसरा रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। अरे सुन रहा है क्या? और ये दोनों जगह पे अगर ड्राइवर है, ड्राइवर, और ड्राइवर का सैलरी किसने पे किया है? एम्प्लॉय। क्या नहीं से वो भी आपके लिए बेनिफिट हुआ? यस और नो? ड्राइवर सैलरी पे 900 रुपया पर मंथ इज टैक्सेबल। दिस इज योर परक्विजिट वैल्यू। ये दोनों जगह पे अगर ड्राइवर है तो वो कॉमन है, ड्राइवर वाला पॉइंट कॉमन है दोनों जगह पे। अगर ड्राइवर है तो 900 पे क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। इतना अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल।
भेजे में जा रहा है तुम्हारे, क्या क्या इग्नोर करोगे यहां पे? तो तुम्हारा जो आरएनएम एक्सपेंस हुआ है या तुम्हारा जो ड्राइवर सैलरी हुआ है, क्या करोगे उसको? क्यों इग्नोर? अरे ये डायरेक्टली पीवी दिया है। अच्छा, दूसरा, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, उसको भी क्या करोगे? क्योंकि आपको डायरेक्टली ये अमाउंट दे दिए हैं। उन्होंने बोला कि अमाउंट रिकवर्ड सब आ चुका है, इसमें एडजस्ट हो चुका है सब कुछ, इसमें एडजस्ट हो चुका है सब कुछ। ये गया भेजे में, आया समझ में। तो इसमें सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। सो ये देखो, मोटर कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉई, विच एक्सपेंसेस? आरएनएम एक्सपेंस, आरएनएम एक्सपेंस। तो आपको बेनिफिट क्या हुआ? एक ही, यूज ऑफ कार। एंड इफ एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर देन यू आर गेटिंग टू बेनिफिट, यूज ऑफ एंड प्लस आरएनएम एक्सपेंस। 1600 सीसी से कम होगा तो 600, ज्यादा होगा तो 900, और इधर हो जाएगा 1800 एंड 2400। दोनों जगह पे देखो, ड्राइवर्स सैलरी इफ पेड बाय एम्प्लॉयर, इफ पेड बाय एम्प्लॉयर 900 900। नीचे नोट डाला है परक्विजिट वैल्यू इज गिवन, मतलब ये सब क्या है? परक्विजिट वैल्यू है। एंड नीचे देखो, एक्चुअल एक्सपेंसेस एंड अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम इज टू बी इग्नोर्ड, उसको हम इग्नोर करेंगे। सो ये आपका मोटर कार परक्विजिट हो चुका। चलो, पहले तो फुल्ली ऑफिशियल हुआ तो क्या करेंगे? नील कर देंगे, कोई अमाउंट पे टैक्स नहीं। फुल्ली पर्सनल है, अब मैंने कार दी तो कार के लिए कितने पे टैक्स? या फिर हायर चार्जेस। मैंने आरएनएम एक्सपेंस पे किया तो वो आप, मैंने ड्राइवर सैलरी पे किया तो वो आप, और लेस करोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। कार अगर पार्टली ऑफिशियल एंड पार्टली पर्सनल है, अब इसमें पहले तो कार मेरी है, मैं सॉरी कार तुम्हारी है, एम्प्लॉई की। सुनो, एम्प्लॉई की कार है तो आपको एक बेनिफिट तो नहीं मिला, क्या? आरएनएम एक्सपेंस एम्प्लॉयर पे कर रहा है, ड्राइवर सैलरी एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो अब कहने से ये जो टोटल अमाउंट है उसमें से अपने को क्या हटाना पड़ेगा? ऑफिशियल अमाउंट हटाना पड़ेगा। क्या मिलेगा? पर्सनल, और उसमें से लेस कर दोगे अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। अब आरएनएम एक्सपेंस के लिए ऑफिशियल अमाउंट कितना, तो वो डिपेंड करेगा कि कार स्मॉल है के, अगर कार स्मॉल कार है तो, हाँ स्मॉल कार है तो अमाउंट बताओ, एंड बिग कार है तो, स्मॉल कार किसको बोलेंगे? लेस देन और इक्वल टू मोर देन 1600 सीसी बिग कार। एंड ड्राइवर सैलरी कितनी ले लेंगे? अब अगर कार एम्प्लॉयर की है, आरएनएम एक्सपेंस तुम कर रहा है, तो बेनिफिट कितना? और अगर कार मेरी और आरएनएम एक्सपेंस मैं कर रहा हूं तो अगर एक बेनिफिट है यूज ऑफ कार पहला, तो कितने पे टैक्स लगेगा? स्मॉल कार में अमाउंट, बिग कार में अमाउंट, और अगर आरएनएम एक्सपेंस मैं पे कर रहा हूं तो स्मॉल कार में अमाउंट, बिग कार में अमाउंट, और अगर ड्राइवर की सैलरी मैं पे कर रहा हूं तो दोनों जगह पे टैक्सेबल कितना? गया भेजे में। सो ये आपका कौन सा परक्विजिट है? मोटर कार परक्विजिट। कल अपन ने वो यूज ऑफ मूवेबल असेट में याद करो लिखा था कि मोटर कार के लिए अलग से चार्ट आएगा। तो ये आपका मोटर कार परक्विजिट कंप्लीट हुआ। आया समझ में? आया? चलो, अब लिख तो लिया ही है आप लोगों ने ये परक्विजिट। अब मैं नेक्स्ट परक्विजिट पे जा रहा हूं, जो है मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। अब ये जो परक्विजिट है, ये परक्विजिट एग्जाम में 8 मार्क के लिए आ चुका है। एक बार एक क्वेश्चन आया था सिर्फ ये परक्विजिट के ऊपर, कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स। 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले तो ध्यान से सुनना, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मेडिकल अलाउंस वर्ड आया ना, मेडिकल, तो याद रखना फिर ये प्रोविजन अप्लाई, आप जाओगे नोट नंबर अलाउंसेस, एंड मेडिकल अलाउंस पे आपको कोई एग्जम्पशन मैंने पढ़ाया, इसीलिए मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। सो अगर क्वेश्चन में मेडिकल क्या आया?
मेडिकल क्या आया, क्या कर दोगे, फुल्ली टैक्सेबल। सो मेडिकल अलाउंस वर्ड आया तो फुल्ली टैक्सेबल। तो ये प्रोविजन कब अप्लाई करना है, तो ये प्रोविजन अप्लाई करना है अगर एम्प्लॉई का समझो मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है एंड एम्प्लॉयर जो है वो जाके बिल का पेमेंट कर रहा है या फिर एम्प्लॉई पेमेंट कर रहा है और एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है। मतलब यू आर नॉट रिसीविंग एनी फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ। इफ यू आर रिसीविंग एनी फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ then it amounts to allowance and allowance received is fully taxable। बट अगर समझो एम्प्लॉई है या एम्प्लॉई का कोई फैमिली मेंबर है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना पड़ा और ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा हुआ, खर्चा या तो एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली पे किया या फिर एम्प्लॉई ने पे किया और एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स किया, तब यह प्रोविजन अप्लाई होगा। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रोविजन मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, ये परक्विजिट एक एग्जम्प्ट परक्विजिट है। बोलो क्या है ये परक्विजिट? लाउडर। एग्जम्प्ट परक्विजिट का मतलब एम्प्लॉय को ये वाले परक्विजिट पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉई का होगा या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का होगा। या तो ट्रीटमेंट किसका होगा, बोलो, एम्प्लॉई का या फिर एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स का। अब क्वेश्चन आता है कि सर फैमिली मेंबर्स में कौन कौन कवर्ड है। अब ध्यान से सुनना, आप इनकम टैक्स एक्ट में 6 या 7 बार फैमिली का डेफिनेशन पढ़ोगे। सब जगह पे फैमिली का डेफिनेशन इज डिफरेंट। तो आपको हर बार फैमिली का डेफिनेशन पढ़ाया जाएगा या रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ाया जाएगा और वो रिलेटिव का डेफिनेशन हर जगह पे अलग अलग है। सो अब ध्यान से सुनना, ये प्रोविजन के लिए फैमिली का मतलब क्या, फैमिली में कौन कौन कवर्ड होगा। तो नंबर 1 कौन कवर होगा, पेरेंट्स, फिर ब्रदर सिस्टर, फिर स्पाउस और फिर बच्चे। कौन कौन, नंबर 1 अब सुनो, अब इसमें भी उन्होंने एक प्रोविजन क्या रखा है, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये लोग आपके फैमिली के डेफिनेशन में कवर्ड होंगे अगर वो लोग एम्प्लॉई के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या है, बोलो, डिपेंडेंट है। तो स्पाउस एंड चिल्ड्रन डिपेंडेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये डिपेंडेंट वर्ड है ना, कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। केस टू केस बेसिस पे हमें चेक करना पड़ेगा कि आप डिपेंडेंट हो कि नहीं हो। क्वेश्चन में आप लोगों को दिया जाएगा। एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो क्या आप लोग सब आपके पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो? यस। समझो आप लोगों ने इंटर सीए के एग्जाम्स क्लियर कर ली, आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ, आपका स्टाइफंड आना स्टार्ट हुआ 30,000 रुपीज पर एनम। उसके बाद क्या आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो? अबे 30,000 में क्या उखाड़ लेगा तू? क्या तुम डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे? यस। कहने से तुम्हारा आर्टिकलशिप स्टार्ट हुआ उसके बाद भी तुम तुम्हारे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ही रहोगे। कुछ समझ रहा है? या 1,000-2,000 रुपये में तुम्हारी डिपेंडेंसी जाएगी नहीं। हाँ, अब तुम समझो सीए बन चुके हैं, नाउ योर पैकेजेस यू कैन से 1 लाख रुपीज पर मंथ। क्या अब तुम डिपेंडेंट हो अपने पेरेंट्स पे? तो वो केस टू केस बेसिस पे हमें चेक करना पड़ेगा कि वेदर यू आर डिपेंडेंट और नॉट। सुन रहे सब लोग? तो अगर आप पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर की बात करोगे तो वो लोग ये डेफिनेशन के अंदर कब कवर्ड होंगे? जब वो लोग एम्प्लॉई के ऊपर। बट अगर स्पाउस एंड चिल्ड्रन की बात करें तो वो लोग डिपेंडेंट हो या उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ध्यान से सुनो,
ये परक्विजिट मैंने क्या बोला, एग्जम्प्ट परक्विजिट है, मतलब आपको क्या मिलने वाला है यहां पे, एग्जम्पशन। बट एग्जम्पशन कभी मिलेगा जब ट्रीटमेंट या फिर एम्प्लॉई के और फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, जो एम्प्लॉई पे एंड स्पाउस एंड जो डिपेंडेंट हो या ना। समझा? अब स्टार्ट करते प्रोविजन, ध्यान से सुनना। अगर ट्रीटमेंट हुआ तो पहले तो चेक करो ट्रीटमेंट हुआ कहां पे है। अगर ट्रीटमेंट हो रहा है इन इंडिया, अब इंडिया में कहां ट्रीटमेंट हो रहा है, तो नंबर 1 या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है। कहां पे ट्रीटमेंट हो रहा है, तो समझो मिस्टर ए जो है वो एम्प्लॉई है और इसका जो ब्रदर है उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या किया, एडमिट किया। ब्रदर जो है वो एम्प्लॉई के ऊपर डिपेंडेंट है और अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो खर्चा भी तो होगा, तो खर्चा कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। अरे तो ही तो आपके लिए बेनिफिट हुआ। तो अगर ट्रीटमेंट कहां पे हुआ है बोलो, या फिर ट्रीटमेंट हुआ है इन अ रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और अ नोटिफाइड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बोलो नोटिफाइड बाय, एंड या फिर ट्रीटमेंट हुआ है इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल है और एम्प्लॉय का ब्रदर जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट था वो बीमार हुआ, उसको एडमिट किया। कहां पे एडमिट किया, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, और एम्प्लॉयर ने बोला एम्प्लॉय को मैं तुझसे पैसा नहीं लेगा। हुआ ना बेनिफिट उसके लिए। तो 3 हॉस्पिटल बताइए इन्होंने, पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल, या फिर ट्रीटमेंट हुआ है इन रिलेशन टू कोविड, हॉस्पिटल कोई भी हो। ये 3 जगह पे हॉस्पिटल मेंशन किया है, ट्रीटमेंट किसी भी चीज का हो। और चौथा पॉइंट क्या मेंशन किया है, कोविड, कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन ट्रीटमेंट किसका हुआ था, कोविड का, और एम्प्लॉयर ने पैसा दिया था, सारा पैसा क्या हो जाएगा, एग्जैम्प्ट। TVOP, दैट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज निल। बोलो ये समझा? अब मैं आपको ऐसे बोलूं कि समझो XYZ करके कोई हॉस्पिटल है विच इज नॉट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड और एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल। एम्प्लॉय के ब्रदर जो है वो उस पर डिपेंडेंट है और उसका ट्रीटमेंट हुआ कोविड को लेके और वहां पे खर्चा हुआ 2 लाख रुपए का और एम्प्लॉयर ने ये 2 लाख पे कर दिया, क्या हो जाएगा, फुल्ली एक्स। बट अगर मैं बोलूं एम्प्लॉय का ब्रदर एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल। 2 लाख रुपया क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल। ये एग्जम्प्ट कब होगा, एग्जाम जब ट्रीटमेंट एम्प्लॉय का होगा या एम्प्लॉय के, और फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा, जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही लिखा है, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ ब्रदर का, कुछ लिखा नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल और इलनेस रिलेटेड टू कोविड-19, कुछ नहीं लिखा है, अदरवाइज इट इज फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया, क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा क्या, कि ट्रीटमेंट अदर हॉस्पिटल में हो रहा है एंड इट इज फुल्ली टैक्सेबल। तुम ये चीज बार बार ना पूछो, इसीलिए इधर नोट भी डाल दी है। इफ नथिंग इज मेंशन इन क्वेश्चन देन अज्यूम ट्रीटमेंट इज डन इन इंडिया इन अदर हॉस्पिटल। एंड चाहिए तो ये इधर अदर हॉस्पिटल, वैसे तो ऊपर लिखा ही है फुल्ली टैक्सेबल। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, फैमिली इंक्लूड स्पाउस एंड चिल्ड्रन, डिपेंडेंट और नॉट, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय। बोलो पहले इतना समझ में आया, बोलो। तो अज्यूम कर लेना, जो भी अजम्पशन होगा वो नोट में डाल देना। हम लोग तो ऐसे तो प्रैक्टिकली मतलब तो फुल्ली टैक्सेबल कर देते, खत्म। बट वो आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा, या तो हॉस्पिटल मेंशन नहीं होगी, हॉस्पिटल मेंशन नहीं है तो वैसे भी फुल्ली टैक्स ही करना है, उसमें तो डिपेंडेंट हो या ना हो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
वो आपको दिया होगा डिपेंडेंट नॉट डिपेंडेंट, नहीं तो आप अजम्पशन लिख सकते हो। ये इन इंडिया क्लियर हुआ क्या ये? चलो अब किधर जाना है ट्रीटमेंट के लिए? आउटसाइड इंडिया। अब आउटसाइड इंडिया जब आप जा रहे हो किस पर्पस के लिए? तो समझो मिस्टर ए कौन है? एम्प्लॉई, और उसका ब्रदर जो कौन है? उस पे डिपेंडेंट। चलो ये ब्रदर का क्या करवाने का है? ट्रीटमेंट। कहां पे? अब तुम आउटसाइड इंडिया जाओगे तो पहले तो कहने से ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, अरे बोलो हाँ या ना। दूसरा कहने से वहां पे रहने का खर्चा होगा, और तीसरा आने जाने का खर्चा होगा। अब देखो ट्रीटमेंट किसका होने वाला है? ब्रदर का, एक ही जन का। बट तुम्हें समझ में आ रहा है यहां पे स्टे में ब्रदर के साथ शायद कहने से एक पर्सन और भी जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? ट्रीटमेंट में हम आपको एग्जम्पशन जिस पर्सन का ट्रीटमेंट है उसका ही देंगे, बट स्टे में हम आपको एग्जम्पशन 2 लोगों का देंगे, एंड ट्रैवल में भी हम तुम्हें एग्जम्पशन 2 लोगों का देंगे। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि जो पर्सन बीमार है कहने से उसके साथ कोई एक पर्सन शायद जाएगा भी, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला आने जाने का खर्चा और रहने का खर्चा हम 2 लोगों का एग्जम्पशन देंगे, एंड ट्रीटमेंट में जिसका ट्रीटमेंट है उसका। अच्छा ये सारा खर्चा पे कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर पे कर रहा है। अब समझो कि एम्प्लॉई, ये ब्रदर बीमार है, तो अब एम्प्लॉई मिस्टर ए, वो उसका ब्रदर और दोनों की स्पाउस चारों चले गए ट्रीटमेंट के लिए बाहर। बोला कि इसकी ट्रीटमेंट भी करवा देंगे और घूम भी लेंगे, और एम्प्लॉयर ने चारों का खर्चा पे किया। तो आप समझो स्टे में आपको एग्जम्पशन कितने का मिलेगा? इसका मतलब बाकी 2 का जो खर्चा है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवल में आपको एग्जम्पशन कितने का मिलेगा? 2 का, और उसमें भी एक तो कहने से पेशेंट दैट इज ब्रदर का ही मिलेगा, और दूसरा एक पर्सन का मिलेगा। बाकी 2 का क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल। चलो अब ट्रीटमेंट पे खर्चा एंड स्टे पे खर्चा। ट्रीटमेंट और स्टे पे जो खर्चा है वो एग्जम्प्ट होगा एज पर आरबीआई लिमिट। अब इसमें ना आपको दिमाग चलाना नहीं है। एक फेमा करके एक्ट है, फेमा एक्ट के हिसाब से ना आरबीआई सब लिमिट्स डालती है खर्चों के ऊपर। तो जो आरबीआई की लिमिट होगी ना उतना एग्जाम, मतलब आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ट्रीटमेंट पे खर्चा हुआ 5 लाख रुपया, परमिटेड बाय आरबीआई इज 4,80,000। आप क्या करोगे? 20,000 टैक्सेबल, 4,80,000 एग्जैम्प्ट। ये बोलो समझा? बट वापस से ये एग्जम्पशन कब मिलेगा? जो एम्प्लॉई की ट्रीटमेंट है या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स की। तो स्टे और ट्रीटमेंट, बोलो स्टे एंड पे आरबीआई की लिमिट आ जाएगी। और जो ट्रैवल है, ट्रैवल, अब ट्रैवल के लिए बकवास प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है? कि ये ट्रैवल का खर्चा विल बी फुल्ली if gross total income is less than or equal to 2 lakhs. Now what is gross total income? तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज, कहने से ये हो गई ग्रॉस टोटल इनकम। अगर ये ग्रॉस टोटल इनकम आपकी लेस देन और इक्वल टू, तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल क्या हो जाएगा? बट उसके लिए पहले आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्स की इनकम ऐड करनी पड़ेगी। तो जब आप सैलरी इनकम लोगे ना, सैलरी इनकम, तो याद रखना आपको सैलरी इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। मतलब क्या? अरे इतने पार्ट को इग्नोर कर देना, अरे वो टैक्सेबल है कि नहीं वही तो चेक करना है। तो आप पहले बाकी सारी सैलरी इनकम निकाल लो, बाकी सारी सैलरी इनकम निकाल लो, इतने पार्ट को क्या कर देना? इग्नोर, और फिर उसमें हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्स निकालना। तो आपको क्या मिल जाएगा पता है? ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैवल? अरे कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को हमने अभी तक इसके अंदर कंसिडर, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इज लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs, तो आपका कॉस्ट ऑफ ट्रैवल जो है ना वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। बट अगर ये मोर देन 2 lakhs है ना, तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इज फुल्ली टैक्सेबल। क्या हो जाएगा? फुल्ली। अब तुम थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचोगे ना, प्रैक्टिकली
पहले तो एम्प्लॉई जिसको हम बोल रहे कि तू ट्रीटमेंट के लिए बाहर जा, कि नहीं से वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और थोड़ा सा दिमाग चलाओगे तो 110% कहने से उसकी सैलरी इनकम ही कम से कम 25-30 लाख रुपया होगी। तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम वैसे भी, तो अगर आप मुझे बोलोगे प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इज फुल्ली टैक्सेबल ओनली। If suppose employee is there whose salary monthly is 10,000 rupees, yearly salary income is 120, कहना इसे वो एम्प्लॉयर उसको आउटसाइड इंडिया भेजेगा भी नहीं ट्रीटमेंट के लिए। सो आप प्रैक्टिकली थोड़ा सोचोगे ना, तो इसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए की पर्सन होंगे, की पर्सन समझ में आता है ना, उनको ये सब फैसिलिटीज मिलने वाली है। तो प्रैक्टिकली आप मुझे बोलोगे तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल इज ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल। अब नीचे आप लोगों को कुछ नोट्स दी गई है, 3 पॉइंट्स तो मैंने बता दिए। 4th पॉइंट देखो, एक आता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम। अब क्या होता है, एम्प्लॉइज जो है उनको फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। अब समझो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मशीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, पॉलिसी ले लेता है कि अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ और एम्प्लॉय को हमें एडमिट करना पड़ा इन हॉस्पिटल, तो वो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगा। तो ये जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी प्रीमियम, मैंने प्रीमियम भरा, पॉलिसी किसके नाम पे थी, एम्प्लॉय के नाम पे, कि एम्प्लॉय को कुछ एक्सीडेंट हुआ तो कहना इसे इंश्योरेंस कंपनी पैसा भरेगा, बट उसके लिए मुझे पहले प्रीमियम भरना पड़ेगा। याद रखना ये टैक्सेबल नहीं है, इट इज नॉट टैक्सेबल टू एम्प्लॉय। नेक्स्ट, ये 5th एंड 6th पॉइंट बराबर से समझना। एक होता है मेडिक्लेम प्रीमियम और एक होता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा, क्या डिफरेंस है बिटवीन मेडिक्लेम एंड लाइफ इंश्योरेंस? दोनों जगह पे फर्स्ट यू पे प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। पहले अपन लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, आप सब एम्प्लॉई हो, मैंने आपके नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, मैं प्रीमियम भरेगा टू इंश्योरेंस कंपनी, मैं प्रीमियम भर रहा है, आपका प्रीमियम मैं भर रहा है, इट इज अ बेनिफिट फॉर यू। अच्छा, अब पैसा कब मिलता है इंश्योरेंस कंपनी से? आइदर एट द टाइम ऑफ डेथ और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, विच एवर इज अर्लियर। समझो पॉलिसी 20 साल की है, 20 साल तक मैंने प्रीमियम भरा, एम्प्लॉय को कुछ नहीं हुआ, इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगा। समझो 20 साल के पहले एम्प्लॉय गया, तो फिर वापस से इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, बट उसके लिए पहले क्या भरना पड़ेगा? प्रीमियम। प्रीमियम कौन भर रहा है? पॉलिसी किसके नाम पे है? बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय के लिए, तो वो बेनिफिट यहां पे दिया गया है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, वेयर एज मेडिक्लेम प्रीमियम। नाउ व्हाट इज मेडिक्लेम प्रीमियम? तो मेडिक्लेम प्रीमियम में अगेन यू पे प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी। किसको प्रीमियम भरो? अच्छा, अब क्या होता है कि अगर समझो एम्प्लॉई का हॉस्पिटल में उसको एडमिट करना पड़ा, तो हॉस्पिटल के जो भी खर्चे होंगे वो कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगा। तो अब मैंने क्या भरा? मेडिक्लेम। पॉलिसी किसके नाम पे है? एम्प्लॉय। कहने से उसके लिए बेनिफिट हुआ, बट दिस बेनिफिट इज एग्जेम्प्ट। मेडिक्लेम आपको टैक्सेबल नहीं होता। क्या टैक्सेबल होता है? बट अब ध्यान से सुनो, मेडिक्लेम में भी कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं मेडिक्लेम भरूं, किसका? या एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स का, इट इज एग्जेम्प्ट। लाइफ इंश्योरेंस में किसका भी भरूं, इट इज टैक्सेबल। अब मैं इस पे ना आपको एग्जांपल देना चाहता हूं 5th और 6th पॉइंट पे। सुनो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिक्लेम प्रीमियम। अच्छा, इसका पेमेंट किसने किया है? पेमेंट एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है। एंड पॉलिसी जो है ना, पॉलिसी नंबर 1 एम्प्लॉई के नाम पे है, नंबर 2 एम्प्लॉई के
स्पाउस के नाम पे जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है। नंबर 3, एम्प्लॉय के बच्चों के नाम पे पॉलिसी ली जो डिपेंडेंट नहीं है। नंबर 4, एम्प्लॉय के ब्रदर के नाम पे पॉलिसी ली जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट है। नंबर 5, पेरेंट्स के नाम पे पॉलिसी ली है जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट नहीं है। अब मुझे बताओ, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो क्या करना पड़ेगा? कहना इसे सब में टैक्सेबल हो ही जाएगा। मेडिक्लेम प्रीमियम कहां कहां पे एग्जम्प्ट होगा, कहां कहां पे टैक्सेबल? फर्स्ट केस एम्प्लॉई के नाम पे है, एग्जेम्प्ट। स्पाउस, बच्चे, ब्रदर, पेरेंट्स, टैक्सेबल। पेरेंट्स में क्यों टैक्सेबल हुआ? नॉट डिपेंडेंट है इसलिए। ये बोलो, समझा? मतलब एम्प्लॉयर ने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया और पॉलिसी किसकी है? एम्प्लॉई की, तो टैक्सेबल। पॉलिसी अगर स्पाउस के नाम पे ली तो भी टैक्सेबल, बट मेडिक्लेम प्रीमियम पे हुआ और एम्प्लॉई के नाम पे पॉलिसी है तो एग्जाम, स्पाउस एग्जाम। आपको मैं सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊं, कोई भी पर्सन है ना लाइफ इंश्योरेंस नहीं भरता है एम्प्लॉयर, मेडिक्लेम वो लोग भरते हैं। और मेडिक्लेम भी क्यों टैक्सेबल नहीं होता है उसका भी रीजन है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे ना, उधर है ना ग्रुप इंश्योरेंस निकलता है। ग्रुप इंश्योरेंस का मतलब क्या? आज अगर ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉइज है ना, वो 500 एम्प्लॉइज का एक ही प्रीमियम भरना पड़ेगा टू इंश्योरेंस कंपनी। अब कोई भी एम्प्लॉय बीमार हुआ, कहना इसे इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। अब उसमें आप मुझे बताओ कि आपको हम कैसे अमाउंट अलोकेट करें, कि आपका प्रीमियम कितना? सो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है। हाँ, क्वेश्चन में वो लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट लाइफ इंश्योरेंस या इंडिपेंडेंट मेडिक्लेम पॉलिसी ली है, बट प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट मेडिक्लेम पॉलिसीज नहीं होती है। क्या होती है? ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज, और इसीलिए वो एग्जम्प्ट होती है। सो चाहे ग्रुप इंश्योरेंस हो या इंडिपेंडेंट हो, इट इज ऑलवेज एग्जम्प्ट। अरे सुना क्या? ये कौन सा परक्विजिट है आपका? मेडिकल परक्विजिट। कौन सा परक्विजिट है बोलो? आया ये समझ में? 8 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है एग्जाम में। चलो, ये सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, सॉल्व नहीं करना है, अपन डिस्कस करेंगे। यही क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ चुका था। कितने मार्क्स के लिए? पढ़ेंगे ये क्वेश्चन आप लोग और सोच लो क्या क्या होना चाहिए, सॉल्व नहीं करना है आपको। चलो, reimbursement of following medical expenses incurred by Rakhi. First, on treatment of her self-employed daughter in a private clinic. क्या करेंगे? क्यों? ये बेवड़े सेल्फ एम्प्लॉयड हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, प्राइवेट क्लिनिक है इसके लिए टैक्सेबल। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हरसेल्फ बाय फैमिली डॉक्टर, क्यों? ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर मदर इन लॉ डिपेंडेंट ऑन हर इन अ नर्सिंग होम। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? इधर तो वो रिलेटिव भी नहीं है, समझ है ना? रिलेटिव भी नहीं है और वैसे भी कुछ नहीं बोला है, तो फिर वो अदर हॉस्पिटल में ही चला गया, नर्सिंग होम भी। नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसका? पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑन, हाँ, एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल, हाँ, पक्का? अब देखो, एक मिनट रुक जा रहे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हर माइनर सन अब्रॉड इंक्लूडिंग स्टे एक्सपेंस। एक मिनट, क्या लिखा है? 1,05,000। अच्छा, इधर देखो नीचे एक नोट दिए है, लिमिट प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई फॉर एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड स्टे अब्रॉड इज USD 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये सब आप लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम और सब है ना फेमा में पढ़ोगे, आपको लॉ में है ना फेमा करके है, उसमें आएगा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। दूसरा और एक बार अपन आगे भी पढ़ेंगे, पर ठीक है, मेरे लिए उतना रेलेवेंट नहीं है जितना वो फेमा में रेलेवेंट होगा। चलो, आपका खर्चा हुआ है 1,05,000 का,
और परमिटेड बाय आरबीआई कितना है, और वो भी यूएसडी, मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, रुपीस में तो बहुत ज्यादा हो गया रे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और 6th पॉइंट, एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रैवल ऑफ राखी एंड हर सन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके लिए अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, क्या क्वेश्चन में कुछ ऐसा डेटा दिया है अपने को, तो इसमें आपको लिखने पड़ेंगे दोनों व्यूज कि अगर ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख है तो फिर एग्जाम, नहीं तो टैक्स। समझा के नहीं। अब इधर इन्होंने पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि कौन कौन से पॉइंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे लिख दिया, थियोरी टाइप। हुआ क्लियर हुआ आप लोगों को? आपको प्रोविजन पता होगा ना तो चीजें बहुत इजी हो जाएगी। अब ये इतना इजी क्वेश्चन है, 8 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। आया, समझ में आया? चलो अभी पहले आप लोग ये वाला पार्ट कॉपी कर लेंगे। अब ये जो लास्ट में आपने 5th और 6th पॉइंट लिखा, उसके ऊपर ये एग्जाम्पल लिख देना, मतलब उसके बाद ये एग्जाम्पल लिख दो, ये दोनों पॉइंट्स के, लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिक्लेम। चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब नेक्स्ट परक्विजिट इज एजुकेशन परक्विजिट। ध्यान से सुनो। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, वापस से पहले तो अगर क्वेश्चन में वो अलाउंस वर्ड आ गया ना, तो वापस से ये प्रोविजन अप्लाई, ये प्रोविजन तब अप्लाई होगा जब समझो कि कोई इंस्टीट्यूट के साथ एम्प्लॉयर ने टाई अप कर लिया है और एम्प्लॉई को एजुकेशन दिया जा रहा है या एम्प्लॉई के फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन दिया जा रहा है। अब वहां पे क्या नहीं से एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं देगा, बोलेगा जा वो इंस्टीट्यूट में वहां पे फी मत भरना, या फिर एम्प्लॉई ने कहीं पे पहले फी भर दी है और एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है। अंडरस्टैंड, इफ एम्प्लॉई is receiving fixed amount monthly, then it amounts to allowance, and if it's allowance then you will apply provisions of note number 1. अगर आपको क्वेश्चन में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वर्ड आया तो आप जो नोट नंबर 1 में था पॉइंट क्या 100, वो वाला अप्लाई करोगे। समझ में आ रहा है आपको? सो ये कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब एम्प्लॉयर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट को, या फिर एम्प्लॉय ने पहले पेमेंट किया है और एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स किया है। अब ध्यान से सुनो, ये कॉन्सेप्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक है फैसिलिटी और एक है रीइंबर्समेंट। नाउ व्हाट इज फैसिलिटी एंड व्हाट इज रीइंबर्समेंट? फैसिलिटी का मतलब ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, अब मेरी खुद की एक इंस्टीट्यूट है और मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके बच्चों को मेरी इंस्टीट्यूट में भेज देना, मैं पढ़ा दूंगा, मैं आपसे फीस चार्ज नहीं करूंगा। नाउ इट्स अ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। या फिर अगर समझो मेरी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है बट मैंने किसी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया और मैंने बोला मेरे यहां पे जितने भी एम्प्लॉइज है वो लोग सब आपके यहां पे पढ़ने आएंगे या उनके बच्चे वहां पे पढ़ने आएंगे, कहने से अगेन इट्स अ फैसिलिटी। समझो कि आपने किसी स्कूल में या आपने किसी इंस्टीट्यूट में पहले पेमेंट कर दिया और फिर मैं आपको पैसा दे रहा हूं, तो दैट इज रीइंबर्समेंट। तुम समझ पा रहे हो? तो फैसिलिटी जो होती है ना, फैसिलिटी, उसमें बिल किसके नाम पे होता है? बिल एम्प्लॉयर के ही नाम पे होता है, और इधर बिल एम्प्लॉई के नाम पे होता है और एम्प्लॉयर उसको रीइंबर्स कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज नंबर 1 फैसिलिटी, वो ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दो, पहली चीज तो आपको यहां पे ये देखना है कि एजुकेशन मिल किसको रहा है। एजुकेशन
मिल किसको रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप एम्प्लॉय हो, मैं एम्प्लॉयर हूं, आपने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, मैंने आपको क्या बोला कि एक टैली करके सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आप सीख के आओ। अब आप गए एक इंस्टीट्यूट में, क्या सीखने के लिए? और वो इंस्टीट्यूट को आपने बोला कि बिल जो है ना, बिल वो एम्प्लॉयर के नाम पे बना दो। मैंने ही आपको बोला था बिल मेरे नाम पे बना देना, मैं पेमेंट कर दूंगा डायरेक्टली। अब एजुकेशन इसमें किसको मिला? एम्प्लॉई को मिला। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एम्प्लॉय को बोलूं, एम्प्लॉय तू भर दे पहले पैसा, मैं तेरे को रीइंबर्स कर दूंगा। अब दोनों जगह पे, चाहे वो फैसिलिटी हो या चाहे वो रीइंबर्समेंट हो, अगर एजुकेशन किसको मिल रहा है? एम्प्लॉई को मिल रहा है, देन इट इज एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट। एम्प्लॉई को एजुकेशन मिला तो इट इज एग्जेम्प्ट। अब हम आते हैं बच्चों के ऊपर कि एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन मिला। अब अगर फैसिलिटी है, फैसिलिटी में वापस से आई विल टेक 2 एग्जांपल। समझो मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉई हो, मेरी खुद की एक स्कूल है। किसकी? एम्प्लॉयर की खुद की एक स्कूल है, और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला है कि आप अपने बच्चों को स्कूल में भेज देना, मैं आपसे फीस नहीं चार्ज करूंगा, या करूंगा लेकिन कम चार्ज करूंगा। क्या हो चुका है? इट्स अ फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। या फिर मैंने एक स्कूल के साथ टाई अप किया, मैंने बोला कि आप अपनी स्कूल में थोड़े बहुत सीट्स रिजर्व करके रखना, मेरे यहां पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनके बच्चे वहां पे आएंगे, और मैं आपसे फीस चार्ज ही नहीं कर रहा हूं, या चार्ज कर रहा हूं लेकिन कम चार्ज कर रहा हूं। कहने से वापस से आपके लिए फैसिलिटी हो गया। अब यहां पे ना, यहां पे बच्चों को जब एजुकेशन मिल रहा है, किसको एजुकेशन मिल रहा है? बच्चों को। तो प्रोविजन थोड़ा सा समझना, क्योंकि यहां पे 2 व्यूज है अलग अलग। वापस से आपको क्या करना है? आपको लेना है मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन, एंड उसमें से लेस करना है स्टैंडर्ड एग्जम्पशन 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, एंड उसमें से लेस करना है अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, बैलेंस जो बचा दैट इज योर परक्विजिट वैल्यू। अब ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है। अब एम्प्लॉई अपन आज गणपत को ले लेते हैं। मिस्टर गणपत जो है वो कौन है? एम्प्लॉई। कितने बच्चे हैं गणपत के? 3। अब 3 बच्चे हैं। समझो ये एम्प्लॉयर जो है वो एबीसी लिमिटेड है, और ये तीनों के तीनों बच्चे एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं। सो एबीसी का खुद का एक स्कूल है उसमें पढ़ रहे हैं। अब जो फर्स्ट बच्चा है छोटा गणपत 1, वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। सेकंड जो बच्चा है वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, और तीसरा जो बच्चा है वो 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। सो 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चे एम्प्लॉयर जो है उसी की स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब एम्प्लॉयर की जो स्कूल है ना, एबीसी स्कूल करके, उसकी 5th स्टैंडर्ड की फीस है 5000 पर मंथ, 4th स्टैंडर्ड की फीस है 3000 पर मंथ, एंड 2nd स्टैंडर्ड की फीस है 900 पर मंथ। अब तुम समझो, एम्प्लॉई को बोला गया है कि आपको हर बच्चे के लिए सिर्फ 100 रुपया भरना है। मतलब एम्प्लॉई को बेनिफिट तो हुआ, लेकिन अब हम एम्प्लॉई को टैक्स कैसे करेंगे? तो एम्प्लॉई को बेनिफिट टैक्सेबल कैसे होगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि सिमिलर इंस्टीट्यूशन, समझो कि वहां पे और एक स्कूल है XYZ, उसकी फीस कितनी है? तो समझो XYZ की फीस है 6000 पर मंथ, 2800 पर मंथ एंड 950 पर मंथ। तो अब आपको जब एम्प्लॉई को टैक्स करना पड़ेगा ना, टैक्स, तो आपको कैसे टैक्स करना पड़ेगा? तो आपको फीस लेनी पड़ेगी ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन। तो अभी जो पहला बच्चा है उसके लिए कितने पे टैक्स लगेगा? तो 6000
माइनस 1000, ये प्रोविजन का एग्जम्पशन है। जैसे अपना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपया एग्जम्प्ट होता था, यहां पे कितना एग्जम्प्ट हो रहा है? 1000 एग्जम्प्ट हो रहा है, और माइनस 100 रुपया मतलब कितना बच गया? 4900 इंटू 12। ये पहले बच्चे के लिए टैक्स लग जाएगा। दूसरे बच्चे के लिए कितने पे टैक्स लगेगा? 2800 माइनस 1000 माइनस 100, दैट इज 1700 इंटू 12। बैठ रहा है दिमाग में? और तीसरे बच्चे के लिए 950 माइनस 950 0, कोई भी अमाउंट पे टैक्स नहीं। मैं आपको ये एग्जांपल देके क्या सिखाना चाहता हूं कि 1000 रुपीज का जो एग्जम्पशन है दैट इज नॉट लिमिटेड टू 2 चिल्ड्रंस। जितने भी बच्चे होंगे सबका एग्जम्पशन मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? बट नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज योर व्यू नंबर 1। इधर 2 व्यूज है। कैसे 2 व्यूज है पता है? वो गिफ्ट की तरह समझाता हूं। अगर मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी, सुनना बराबर से, एज पर व्यू नंबर 1, if it is less than or equal to 1000 then it is exempt. If it is more than 1000 then excess amount is taxable. And as per view number 2, if it is less than or equal to 1000 then it is exempt. If it is more than 1000 then it is fully taxable. अब मैंने जो किया ना वो व्यू नंबर, अगर मैं व्यू नंबर 2 के हिसाब से चलूं ना, तो पहला जो बच्चा है ना उसके लिए 6000 माइनस 100 रुपया 5900 इंटू 12 टैक्सेबल होगा। 1000 का एग्जम्पशन, 1000 का एग्जम्पशन व्यू नंबर 2 के हिसाब से तभी मिलेगा जब मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर इंस्टीट्यूशन इज लेस देन 1000। सेकेंड बच्चे के लिए 2800 इंटू माइनस 100 इंटू 12, और तीसरे बच्चे के लिए 950 माइनस 950 0 इंटू 12। तो तीसरे बच्चे के लिए टैक्स नहीं लगेगा, पहले और पूरे दूसरे फर्स्ट और सेकंड बच्चे के लिए फुल अमाउंट पे टैक्स। फुल अमाउंट मतलब 1000 का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तुम्हें समझा कि नहीं समझा? अब इंस्टीट्यूट ने हर एक सम सॉल्व किया है एज पर व्यू नंबर, और व्यू नंबर 1 पे उन्होंने नोट डाल दी है। तो सेम गिफ्ट की तरह चल रहा है यहां पे। अब इसके ऊपर एक एमसीक्यू रखा गया है। एमसीक्यू में सॉल्यूशन आपका मैच तभी होगा जब आप सॉल्व करोगे एज पर व्यू नंबर 2। मैंने जो बोला वो समझा? मतलब ऐसे नहीं है कि एमसीक्यू में 2 आंसर दिए, व्यू 1 एंड व्यू 2, और दोनों को राइट बोला है। उन्होंने व्यू 1 के हिसाब से जो आंसर आ रहा है वो तो दिया ही नहीं है, सिर्फ व्यू नंबर 2 के हिसाब से आंसर आएगा आपका। तो मैं भी आपको वही बोलूंगा कि हमेशा फॉलो क्या करो? व्यू नंबर 2 फॉलो करो। बट व्यू नंबर 1 फॉलो किया तो गलत जाएगा नहीं। ये समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे मुझे एक बैच में डाउट आया था कि सर हम मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी सिमिलर इंस्टीट्यूशन का क्यों देख रहे हैं, वाई नॉट ऑफ सेम इंस्टीट्यूशन? इसका कोई ऐसा रीजन है नहीं बड़ा सा, बट यस मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूं। सोचो मैं एम्प्लॉयर हूं और मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10,000 एम्प्लॉइज हैं, और मैंने एक स्कूल बनाई जहां पे आउटसाइडर्स को एडमिशन ही नहीं है। मैंने स्कूल किसके लिए बनाई है? एम्प्लॉय के बच्चों के लिए। अब तुम्हें समझ में आ रहा है? जब आउटसाइडर को एडमिशन ही नहीं है तो मैंने अपनी स्कूल की फीस डिसाइड ही नहीं की। अरे क्यों डिसाइड करूं? मेरे को एम्प्लॉय से तो चार्ज नहीं करना है फीस। तो फिर वो केस में हम कैसे टैक्स करेंगे? तो फिर सब जगह पे यूनिफॉर्मिटी रखने के लिए कहने से हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी लेते हैं इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन। और अगर समझो एजुकेशन किसी दूसरे पर्सन को मिल रहा है, दूसरा पर्सन मतलब कौन?
एम्प्लॉय नहीं और एम्प्लॉय के बच्चे नहीं, तो कौन? समझो एम्प्लॉय की स्पाउस या फिर एम्प्लॉय का ब्रदर या ब्रदर के बच्चे, कोई भी एजुकेशन किसी और को मिला तो क्या हो जाएगा? सेम एज चिल्ड्रन, बट यहां पे वो 1000 का कॉन्सेप्ट नहीं आता। कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं आता है? अच्छा, ये 1000 का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसमें मैक्सिमम 2 है? नहीं, मैक्सिमम 2 नहीं है, वो याद रखना। और अगर रीइंबर्समेंट है, अब रीइंबर्समेंट में अगर एजुकेशन किसको मिला है? एम्प्लॉई को, तो एग्जम्प्ट है। अदर्स, अदर्स में यहां पे इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन ऑल्सो, फिर टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब समझो कि एम्प्लॉई ने पहले स्कूल की फीस भर दी और फिर एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्स किया, फिर 1000 रुपए का एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं। सो ये आपका एजुकेशन परक्विजिट है। ये 1000 रुपीज पे नीचे एक नोट भी यहां पे डाल दिया है। सुना तुमने? तुम्हें ये पक्का समझा? ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ व्यू 1 एंड व्यू 2? ठीक है, चलो अब ये परक्विजिट लिख लेंगे आप लोग। चलो अब यहां पे ध्यान दो। अब एक छोटा सा पॉइंट एक्सप्लेन करके आपको मैं सम दे रहा हूं सॉल्व करने, ध्यान देना। एक है ना पे स्केल करके कॉन्सेप्ट आता है। क्या कॉन्सेप्ट है बोलो? 2-3 बार आ चुका है ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी, ध्यान से समझना। आपको बोला जाएगा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है, क्या क्या क्या? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब एम्प्लॉई ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है ऑन 1 जनवरी 2022, और आपको बोला जाएगा कि एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है ऑन अ पे स्केल ऑफ 20,000, 2,000, 24,000, 3,000, 30,000। ये इसका पे स्केल है। क्या है बोलो? ये इसका। अब इसको रीड कैसे करना रहता है? जब आपने ज्वाइन किया ना, ज्वाइन, तब आपकी मंथली 20,000 सैलरी होगी। 20,000, ये जो अमाउंट दिख रहा है ना 20, ज्वाइन किया तब। यहां ज्वाइनिंग डेट से जब आप 1 साल कंप्लीट कर लोगे, 1 साल, तो मैं बोल सकता हूं 31 दिसंबर 22 को 1 साल खत्म हो जाएगा। तो 1 जनवरी 23 से आपका वो ऑर्गेनाइजेशन में 2nd ईयर स्टार्ट होगा। तो जितना अमाउंट बाजू में दिया है ना 2000, उतने से आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो हो जाएगी 22। कब से बढ़ेगी वो? 1 साल बाद। बट 1 साल कब से? ज्वाइनिंग डेट से 1 साल। फिर और 1 साल कंप्लीट करो तो आपकी सैलरी और 2000 से बढ़ेगी, मतलब हो जाएगी 24। मतलब ये अमाउंट से बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ती जाएगी? जब तक आपकी सैलरी 24 नहीं हो जाती। और जैसे ही आपकी सैलरी कितनी हो गई, अब उसके बाद 1-1 साल बाद कितने से बढ़ेगी? 3,000, दैट इज 27,000, फिर हो जाएगी 30। तो आपको समझ में यह आना चाहिए, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर। तो आपको 24-25 मतलब 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च ये फेस की सैलरी निकालनी पड़ेगी। फिर सुन रहे ना तुम लोग? और तुम्हारी सैलरी यहां पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि 9 मंथ्स के लिए सैलरी विल बी डिफरेंट एंड 3 मंथ्स के लिए सैलरी डिफरेंट होगा। सुना सबने? तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पे स्केल। मतलब समझ में आया? आपकी सैलरी बढ़ेगी, बट बढ़ेगी कब से? ज्वाइनिंग डेट से, जब आपका 1 साल कंप्लीट होगा तब। सो ये कॉन्सेप्ट आप लिख लो पे स्केल का, फिर मैं आपको सम देता हूं सॉल्व करना है।
तो अगर आपको मैं बोलूँ 24-25 की सैलरी क्या होगी, 24,000 इंटू 9 एंड 27,000 इंटू 3, समझा ना? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो, ये क्वेश्चन आप लोगों को भी सॉल्व करना है, इसका सल्यूशन देखना नहीं, सल्यूशन में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पेज नंबर 4.15 पे, पढ़ो और सॉल्व करो। चलो, Q&A बुक चाहिए तो ओपन कर लो। चलो करते हैं अभी डिस्कस। पहले तो आपका बेसिक सैलरी कितना हो जाएगा बताएंगे आप? एक मिनट चुप बैठो ना, बोलो बेसिक सैलरी कितना है आपका? अरे चुप बैठो, इसको पूछ रहा हूं तो कैसे बताएंगे जरा? हाँ, तो फिर सही क्यों नहीं किया? इग्नोर, बोल कैसे? 20,000 इंटू 9, 21,000 इंटू 3, समझा आप लोगों को? आपकी बेसिक सैलरी ये 1124 को कितनी हुई रहेगी? पहले तो 20,000 हुई रहेगी, और 1125 को कहने से 1,000 से बढ़ेगी तो हो जाएगी 21,000। तो 20,000 इंटू 9, क्योंकि 1 अप्रैल 24 से लेके 31 दिसंबर 24 तक कहने से वो 20,000 होगी सैलरी, एंड 1 जैन 25 से लेके 31 मार्च 25 तक वो हो जाएगी 21,000। चलो, उसके बाद डियरनेस अलाउंस कितना मिल रहा है आपको? 10%, तो वो तो कितना हो जाएगा? 24,300, बेसिक सैलरी का 10%। एंड बोनस कितना मिल रहा है? 1 मंथ पे बेस्ड ऑन सैलरी ऑफ मार्च मंथ। अब कुछ ना बोला हो तो इसका मतलब ओनली बेसिक पे लेना है, बेसिक और डीए होगा तो वो दोनों साथ में मेंशन करेंगे क्वेश्चन में, और इसीलिए आपका कितना हो जाएगा? बोनस कितना हो जाएगा? 21,000। ओके, अब डियरनेस अलाउंस यहां पे लिखा है फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब ये डीए कौन सा है? इन टर्म। अच्छा, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 15% ऑफ हिज पे एंड डीए टूवर्ड्स हिज recognized provident fund and company contribute same amount। तो ये क्या है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। मैं क्या बोल रहा हूं? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में क्या होता है? कितना? तो मैं क्या बोल रहा हूं? एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कितना परसेंट किया है? 15। एग्जम्प्ट कितना होगा? 12। कहना इसे 3% टैक्सेबल हो जाएगा। और एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई के लिए पैसा आ रहा है कि जा रहा है? इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है? वो आउटफ्लो कहां जाता है याद है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस होगा, सैलरी में से नहीं है, ग्रॉस टोटल इनकम से, तो उसको अभी इग्नोर करो। अच्छा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 15% और 12% माइनस करके 3% टैक्स करोगे तो 3% आपका 8019 आएगा। बोलो आ रहा है? उसके बाद he is provided free housing facility which has been taken on rent by company at 10,000 per month। he is also provided with following facilities। अब मैं क्या बोल रहा हूं? ये हाउस दिया है, क्या करेंगे? लास्ट में सॉल्व करेंगे। चलो पहले बाकी सारी चीजें,
लैपटॉप प्रोवाइड किया है, लैपटॉप क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। कंपनी रीइंबर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट बिल ऑफ हिज ब्रदर 25,000 हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम। क्यों? हॉस्पिटल नहीं लिखा है इसीलिए टैक्सेबल। मंथली सैलरी ऑफ 1,000 ऑफ हाउसकीपर इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। कितना टैक्सेबल? 12,000 टैक्सेबल। गिफ्ट वाउचर ऑफ 10,000 ऑन ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी, पूरा 10,000 टैक्स कर दे, दूसरे व्यू के हिसाब से 5,000 टैक्स करो, वो डिपेंड करता है। मतलब मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि जो इंस्टीट्यूट ने किया है वही फॉलो करो। कन्वेयंस अलाउंस 1,000 पर मंथ इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल रीइंबर्समेंट ऑफ कन्वेयंस ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्योंकि जितना मिला 12,000 मिला, 12,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, नथिंग इज टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। He is provided personal accident policy for which premium of 5,000 is paid by company, ये भी exempt हो जाएगा। एंड टेलीफोन अलाउंस 6,000 टैक्सेबल होगा। चलो अब मुझे बताओ, अकोमोडेशन जो दिया है वो एम्प्लॉयर का खुद का है कि एम्प्लॉयर ने भाड़े पे लिया है? तो भाड़े पे लिया मतलब हायर्ड होगा। हायर्ड में क्या टैक्सेबिलिटी आना चाहिए था? हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर और विचएवर इज लोअर। अब सैलरी में पहले तो 10,000 पर मंथ मतलब कहना इसे 1,20,000 हो गया। अब सैलरी में क्या क्या लोगे आप? तो नंबर 1 बेसिक सैलरी, नंबर 2 फिर बोनस लोगे, बोनस लोगे। अच्छा, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मोर देन 12% लोगे? नहीं लोगे। क्यों? नॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं है, वो स्पेशल बैंक अकाउंट है। चलो ठीक है। फिर उसके बाद ये लैपटॉप फैसिलिटी जो एग्जाम्प्ट हुई वो, ये मेडिकल बिल 25,000 का, क्यों? ये 12,000 का जो हाउसकीपर का सैलरी था वो भी नहीं लोगे। गिफ्ट वाउचर भी नहीं लोगे, कन्वेयंस अलाउंस भी नहीं लोगे क्योंकि टैक्सेबल नहीं है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी भी नहीं लोगे। आएगा डायरेक्टली टेलीफोन अलाउंस जो है 6,000 टेलीफोन अलाउंस। सुन रहे हैं ना सब लोग? इन सब का चारों का टोटल करो, 294 300। और इसका कितना परसेंट लोगे? लाउडर। तो आपको टैक्सेबिलिटी में 29,430 आना चाहिए, क्योंकि 1,20,000 एंड 29,430 विच एवर इज लोअर। बस हो गया। अब इसमें करेक्शन करना है आपको। इधर है ना आंसर 29,430 आना चाहिए, जिसके वजह से आपकी ग्रॉस सैलरी चेंज हो जाएगी। चेक करते जाना, 378,749 और ये हो जाएगा 328,749। और नीचे इधर सोल्यूशन में 15 के बदले आना चाहिए 10%, इधर भी आना चाहिए 10%, ये आना चाहिए 29,430 और ये भी आना चाहिए 29,430। ये चेंजेस आपको सोल्यूशन में करने पड़ेंगे। आया ये आंसर? आया आपका? 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा लास्ट में। मैडम अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड आउट दी सैलरी इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम थोड़ी पूछा है। वो तो नेट इनकम पूछा होगा तो ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करना है। कुछ डाउट हो तो पूछो और बोलो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ क्या था? रूल क्या था पहले वो बताओ। 12% ऑफ सैलरी। अपन ने एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 15। तो बेसिक सैलरी डीए टर्म्स का 15% ले लो,
और लेस करो एग्जाम 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए टर्म्स, तो 3% टैक्सेबल हो जाएगा। कोई भी चीज अगर एग्जाम्प्ट है तो आप नीचे नोट भी डाल सकते हो या फॉर्मेट में दिखा दोगे और यहां पे नील लिख दोगे तो भी चलेगा। और कुछ डाउट? तुम्हें सम समझ रहे हैं? पेज नंबर 4.29 पे क्वेश्चन नंबर 15 है, पढ़ो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 4.29। क्वेश्चन में ये पढ़ा ना लास्ट में, डिफॉल्ट स्कीम में टैक्स है उसको। ये क्वेश्चन तो आपको करना ही है। फिर क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 होमवर्क में रहेगा, होमवर्क सेक्शन का 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। होमवर्क सेक्शन का क्वेश्चन 9 एंड 10 ये अभी कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 15 अभी कंप्लीट करो। 9 और 10 होमवर्क में, डिस्कशन में सब कल करूंगा। ये कंप्लीट करो। सेक्शन का है और जो 9 और 10 आपको होमवर्क में दिया है वो भी होमवर्क सेक्शन का है।